हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और ये आपका रेलवे स्पेशल का रीजनिंग का तीसरा सेट है। इसके पहले हमने रीजनिंग के 2 सेट को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्पेशल सेट करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों का सेट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आ जाइए, आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। क्वेश्चन यह है, बोला गया है कि x y से बलवान है। x y से बलवान है तो जो अधिक बलवान है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो x बलवान है y से, यानी x ऊपर रहेगा y नीचे रहेगा। हम शॉर्टकट क्रिएट करते हुए जाते हैं, यह फाइनल डायग्राम हमारा नहीं है। और y z से बलवान है और y जो है वह z से बलवान है, यानी कि y ऊपर रहेगा z नीचे रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या बोला है, p q से बलवान है परंतु y से कमजोर है। p जो है अलग हम बना लेते हैं, p जो है वह q से तो बलवान है, यानी p जो है हमेशा q के ऊपर रहेगा परंतु y से कमजोर है, यानी p जो है वह y से क्या है, कमजोर है। बोला है p q से बलवान है, p तो q से बलवान है परंतु y से कमजोर है, यानी p y से कमजोर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए फाइनल डायग्राम हमारा यह बनेगा x y और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका p आ जाएगा, क्योंकि p जो है वह y से कमजोर है और q से बलवान है। आगे q z से बलवान है, q जो है वह z से बलवान है, यानी कि z के ऊपर कौन रहेगा, q रहेगा। और q तो p से छोटा था ही, है ना, यानी p तो q से बलवान था ही, p के ऊपर तो q रहेगा ही। और q z से बलवान है, यानी z के ऊपर भी q रहेगा। तो यह आपका फाइनल डायग्राम बन गया। अब बोला है कि बताएं कि इनमें सबसे कमजोर कौन है, तो जो सबसे नीचे आया है तो सबसे नीचे z आया है, यानी इन सब में सबसे कमजोर आपका z हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। यह आपका रैंकिंग से है अगला क्वेश्चन। रैंकिंग में क्या होता है, 2-3 फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला कि अगर किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दे, लेफ्ट से भी दे और राइट से भी दे, ठीक है, बाएं से भी दे दाएं से भी दे, या फिर आगे और पीछे दोनों तरफ से दे, एक ही व्यक्ति का स्थान अगर दोनों छोर से दे, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, इसकी संख्या हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कब करते हैं, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से मालूम रहे, आगे और पीछे से, या फिर ऊपर और नीचे से, या फिर बाएं और दाएं से। किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों छोर से मालूम रहे तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से निकालते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला है, अस्मिता का रैंक ऊपर से छठा है। अच्छा, ऊपर से छठा, देखिए किसका रैंक है, अस्मिता का। अस्मिता का जो रैंक है वह ऊपर से क्या है, छठा है। चलिए ठीक है, अस्मिता का रैंक ऊपर से छठा हो गया। और हर्ष का रैंक नीचे से 18वां, या नीचे से 18वां रैंक किसका है, हर्ष का है। ठीक है, अस्मिता का रैंक ऊपर से छठा और हर्ष का रैंक नीचे से 18वां। अब आगे चलिए। अब यहाँ पे अस्मिता का जो रैंक दिया है वह ऊपर से दिया है, हर्ष का जो रैंक दिया है वह नीचे से दिया है। तो 2 व्यक्ति का स्थान दिया है और 2 अलग अलग छोर से दिया है। इससे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति नहीं निकलेगा। अब जो तीसरा व्यक्ति है मंगेश, उसका रैंक देखिए क्या दिया है, मंगेश का रैंक अस्मिता से 14 नीचे, अस्मिता से 14 नीचे है। तो अस्मिता ऊपर से छठवां है तो छठा का 14 नीचे, यानी कि ऊपर से 20वां स्थान होगा मंगेश का। यह चीज तो क्लियर हो गया। बोला है मंगेश का स्थान अस्मिता से 14 नीचे और अस्मिता का रैंक ऊपर से छठवां है तो 6 से 14 नीचे, 6 से 14 नीचे, यानी कि ऊपर से 20वां स्थान हो जाएगा मंगेश का। ठीक है, और आगे बोला है हर्ष से 15 ऊपर, हर्ष से 15 ऊपर किसका स्थान, मंगेश का। तो हर्ष से 15 ऊपर, तो हर्ष नीचे से 18वां है, यानी 18 से 15 ऊपर, तो 18 प्लस 15 यानी कि 33। तो नीचे से मंगेश का स्थान 33वां और ऊपर से इसका स्थान 20वां पता लग गया। देखो मंगेश का यहाँ पे स्थान दोनों तरफ से मालूम हो गया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब देखिए मंगेश ऊपर से 20 नंबर पर, नीचे से 33 नंबर पर। किसी एक व्यक्ति का स्थान ऊपर और नीचे से मालूम रहे, लेफ्ट और राइट से मालूम रहे, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, लेफ्ट प्लस राइट या अप प्लस डाउन माइनस 1 करेंगे तो 33 और 20 53 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बोला क्या था, अस्मिता का रैंक ऊपर से छठा, तो ऊपर से छठा अस्मिता है, ठीक है।
और हर्ष का रैंक नीचे से 18वां, नीचे से 18 नंबर पर हर्ष है। अब मंगेश के बारे में देखो क्या बोला है, मंगेश के बारे में बोला कि मंगेश का रैंक जो है अस्मिता से 14 नीचे, तो अस्मिता ऊपर से 6वां है तो 6 के 14 नीचे यानी ऊपर से 20वां नंबर हो गया मंगेश का। तथा हर्ष से 15 ऊपर, तो हर्ष नीचे से 18 है तो 18 से 15 ऊपर यानी कि 33वें नंबर, नीचे से 33वें नंबर पर आपका मंगेश हो जाएगा। मंगेश ऊपर से 20 नंबर पर, नीचे से 33 नंबर पर। एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से मालूम है, लेफ्ट प्लस राइट -1 या अप प्लस डाउन -1 करेंगे, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति निकल जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से यानी ऊपर से यह 16 नंबर पर है तो नीचे से इसका स्थान बताइए। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन जो है वो स्थान परिवर्तन का है, यानी यह क्वेश्चन आपका पोजीशन इंटरचेंज का है। पोजीशन हमें इंटरचेंज करना है, कहने का मतलब लेफ्ट को बदलना है राइट में या राइट को बदलना हो लेफ्ट में, अप को बदलना हो डाउन में या डाउन को बदलना हो अप में, तो यह पोजीशन इंटरचेंज कहलाता है। पोजीशन इंटरचेंज के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल +1, तो 49 छात्र है ना, तो 49 में 1 ऐड करिए 50, टोटल +1 में से इसका जो बाएं से या शीर्ष से स्थान है उसको माइनस कर लीजिए, तो बॉटम से इसका स्थान निकल जाएगा यानी नीचे से इसका स्थान निकल जाएगा। तो 50 में से 16 माइनस करिएगा 34, यानी कि इस कक्षा में करीम का स्थान नीचे से कितना हो जाएगा 34। ऊपर से स्थान दे रखा है 49, नीचे से पूछा है तो ऊपर को नीचे में कन्वर्ट करना है तो टोटल +1 में से माइनस करेंगे, ठीक है। नीचे को ऊपर में कन्वर्ट करना होगा तो टोटल +1 में से माइनस करेंगे। बाएं को दाएं में बदलना होगा तो टोटल +1 में से माइनस, दाएं को बाएं में बदलना होगा तो टोटल +1 में से माइनस, लेकिन टोटल निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के यानी लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ करके हम माइनस करेंगे 1। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है यह आपका हॉरिजॉन्टल सीटिंग का है। बोला है ABCDEF और G 7 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, C का स्थान A और D के बीच में है। जो समझ में आ रहा है उसको हम बना देते हैं शॉर्टकट। C का स्थान A और D के बीच में, तो C का स्थान कहाँ पे है, A और D के बीच में है। ओके, C का स्थान A और D के बीच में है, तो इधर D और इधर A भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबसे पहले जो सिंपल हमारा डायग्राम बन रहा है, सिंपल जो शॉर्टकट बन रहा है उसको हम बना दिए। C का स्थान A और D के बीच में, E का स्थान F और G के बीच में। अब देखो E का स्थान कहाँ है, F और G के बीच में, तो E हो गया F और G के बीच में। और आगे देखिए B का स्थान D और F के बीच में, और B का स्थान कहाँ पे है, D और F के बीच में है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि A और G का स्थान दोनों सिरों पर है, A और G दोनों सिरों पर है, तो देखिए A तो इस सिरा पर आ गया तो G को उस सिरे पे रखिए, यानी कि FEG, यही होगा ना। A और G दोनों सिरे पे है, तो इस सिरा पे A है तो इस सिरा पे हम G को कर दिए, यानी कि इस तरफ से A बैठेगा उस तरफ से G बैठेगा। अब A बैठेगा तो उसके साथ C और D भी बैठेगा, G बैठेगा तो उसके साथ E और F भी बैठेगा। आगे देखिए 7 ही व्यक्ति है, 6 व्यक्ति को बिठा चुके हैं। B कहाँ है, D और F के बीच में, तो D और F इसके बीच में किसको बिठा देना है, B को बिठा देना है। अब क्वेश्चन का जो भी कंडीशन है देख लीजिए, सभी कंडीशन को यह सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोला है कि D का स्थान किसके बीच में, अब देखो D का स्थान पूछ रहा है किसके बीच में, तो B और C के, C और B या B और C के बीच में। आंसर हो जाएगा विकल्प D, C और B के बीच में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह 5, 6, 22 संख्या समूह के समरूप है, यानी इसके जैसा कौन सा संख्या का समूह है, इसके जैसा, बिल्कुल इसके जैसा। तो 5, 6 और 22, 5 और 6 1 का अंतर, पहले दो संख्या में 1 का अंतर यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हमारा आंसर विकल्प सी ही होगा। 8 और 9 1 का अंतर। उसके बाद देखिए इस दोनों को योग का डबल, 5 और 11 दूना 22, तो 8 और 9 17, 17 दूना 34, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। यह क्वेश्चन आपका एनालॉगी का है, इसमें इसका जो संबंध इसके साथ है वही संबंध इसका किसके साथ होगा वो हमें बताना होता है। तो देखते हैं क्या संबंध है। यह आपका देख लीजिए 4 का क्यूब प्लस 4 है, अगर 4 का क्यूब में 4 ऐड करिएगा तो 68 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और 4 68। यह आपका 5 का क्यूब प्लस 5, यह 4 का क्यूब प्लस 4, यह 5 का क्यूब प्लस 5, यह 6 का क्यूब प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 का क्यूब कितना 216 प्लस 6 222, और यह आपका 7 का क्यूब प्लस 7, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, आगे 6 का क्यूब प्लस 6 होगा और उसके आगे 7 का क्यूब प्लस 7 तो है ही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है।
यह सीरीज का है, मिक्स सीरीज है, इसमें लेटर भी है और नंबर भी है। तो पहले नंबर को चेक करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 3 का स्क्वायर, 1 3 5, देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे 7 का स्क्वायर, तो 49 वाला ऑप्शन आंसर होगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। लेटर को देखिए, x 24 नंबर पर, 22 नंबर, 20 नंबर, तो 18 नंबर, R 18 पे होता है, तो हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज का है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप टर्म काउंट करिए, पद काउंट करिए कि कितना पद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पद है। तो 16 पद है, तो 4 पद का 4 सीरीज होगा इसमें, या फिर 2 पद का 8 सीरीज। तो 2 पद, इतना कम पद की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो 4 पद का 4 सीरीज होने की संभावना है। तो चलिए 4 पद अलग करिए, 4 पद हो गया, इधर भी 4 पद हो गया, इधर भी 4 पद हो गया, आगे भी 4 पद हो गया। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले PQR है इसमें देखिए कौन कौन सा लेटर यूज हुआ है। PQRS 4 लेटर का यूज हुआ है इस सीरीज को बनाने के लिए। तो इस पहले पार्ट में PQR है, S नहीं है, S डाल दीजिए। यहाँ RSP है, Q नहीं है, Q डाल लीजिए। इसमें देखिए, इसमें RS है, P और Q दोनों डालना पड़ेगा। चलिए बाद में सोचते हैं कि क्या डालेंगे। और इसमें SPQ है, यहाँ पे क्या डालेंगे हम? R डालेंगे। चलिए इस वाले में हम चेक कर लेते हैं कि क्या डालेंगे। तो एक बार सीरीज को गौर से देखिए। PQRS, पहला सीरीज P से शुरू किया, उसके बाद Q से, उसके बाद R से, उसके बाद S से। मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहा है उसको समझिए। यहाँ देखिए PQRS, उसके बाद इस P को बस आगे कर दिया तो QRSP, अब इस Q को आगे कर दिया तो RSPQ, अब इस R को आगे कर दिया तो SPQ। अब हमें तीसरा वाले में ही सोचना था, 2 ब्लैंक है, तो PQ, RS के बाद क्या आएगा? PQ, तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यानी कुल मिला के भरना पड़ेगा SQPQR, 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 यानी विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमें बताना है कि इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। देखते हैं क्या है सीरीज आपका। इस सीरीज को गौर से देखिए, यहाँ पे है आपका जो संख्या उसी से गुना और उसी को +1। तो 1 गुने 1 + 1 2, 2 में 2 से गुना +1 5, 2 में इसमें इसी से गुना करके +1 करेंगे 5, 5 में 5 से गुना +1 26, तो 26 में 26 से गुना करेंगे तो 676 + 1 यानी कि 677 हो जाएगा। क्या किया गया है? जो लेटर है उसी से गुना करके +1 किया गया है। गौर से देखिए, 1 गुना 1 + 1 2, 2 गुना 2 + 1 5, 5 गुना 5 + 1 26, तो 26 गुना 26 676 + 1 677 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यह आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट और एजप्शन से है, पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं कि हम लोग कथन के आधार पर देखते हैं कि क्या संभावना बनती है, यह कथन किस संभावना के आधार पर कहा गया है, या यह जो कथन कहा गया है उससे क्या संभावना बनती है। एजप्शन, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन अलग होता है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, लेकिन एजप्शन वह होता है जिसके होने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, इसलिए यहाँ पूर्व धारणा या संभावना लिखा होता है। तो कथन पर यह क्या है? स्थानीय अस्पताल ने प्रमुख प्रवेश द्वार पर नोटिस लगाया है कि अस्पताल द्वारा दी जा रही मुफ्त जांच का लाभ उठाएं। अस्पताल जो है वह प्रमुख द्वार पर मेन गेट पे एक नोटिस लगाया है कि अस्पताल के द्वारा दी जा रही मुफ्त जांच का क्या करना है? आप सब लोगों को लाभ उठाना है। अब इससे एजप्शन क्या बनता है, क्या संभावना है? हो सकता है कि इलाके में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में अस्पताल द्वारा दी जा रही मुफ्त जांच का लाभ उठाए। पॉसिबल है, क्योंकि मेन गेट पे बोर्ड लगा हुआ है कि मुफ्त जांच चल रहा है, तो ऐसा संभव है कि लोग उस बोर्ड को देखें और अस्पताल में जांच कराने के लिए आए बड़ी संख्या में। दूसरा, हो सकता है कि इस काम पर लगाया गया अस्पताल का स्टाफ जांच के लिए आने वाले लोगों के भीड़ को संभाल लेगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तभी तो मेन गेट पे ऐसा नोटिस लगाया है कि भाई मुफ्त में जांच कराने के लिए आए, अस्पताल ने अपना व्यवस्था जरूर चेक किया होगा, मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, तो हमारा आंसर विकल्प ऐसे बनता है कि केवल 1 निहित है या अंतर्निहित है, केवल 2 अंतर्निहित है, केवल 1 और 2 अंतर्निहित है ना, या दोनों में से कोई भी अंतर्निहित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का है, सेम ही है। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए अगले 3 महीने तक 3 किलोग्राम खाद्यान्न 5 रुपए प्रति किलोग्राम के नाम मात्र कीमत पर वितरित करने का निर्णय लिया है। यह आपका कथन है। अब इसके आधार पे क्या एजप्शन बनता है इस दोनों में से, उसको देखना है। इसमें क्या अंतर्निहित है? अब पहला, सरकार के पास पूरी अवधि के दौरान
खाद्यान्न वितरित करने का पर्याप्त स्टॉक होगा। सरकार ने ऐसा तभी तो किया होगा कि गरीबी रेखा से जो भी नीचे रह रहा है उस पूरे परिवार को 3 महीने तक 3 किलोग्राम खाद्यान्न 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाएगा। तो खाद्य वितरित किया जाएगा कम दाम में, ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि सरकार, जब ऐसा किया जा रहा है तो सरकार के पास जो है इस दौरान खाद्यान्न वितरित करने के लिए पर्याप्त स्टॉक होगा निश्चित रूप से। और दूसरा, हो सकता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार 5 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से खाद्यान्न खरीदने में समर्थ हो, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तभी तो सरकार ने ऐसा किया है कि 5 रुपये में भाई परचेज कर लो, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। जो ऊपर कथन दिया जाए उसको अगर कोई स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट करेगा, कोई अगर पूर्वधारणा कंट्राडिक्ट करेगा यानी उसका जो विरोध करेगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन जो भी उसके सपोर्ट में बोला जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, परसों मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन परसों है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है। आपको पता है प्रत्येक सप्ताह में दिन तो वही रिपीट करता है, अगले सप्ताह उसी दिन त्यौहार है और आज रविवार है। अच्छा एक चीज देखो, आज क्या है? रविवार है। इसका मतलब कि मेरा जन्मदिन किस दिन हुआ होगा? परसों। परसों यानी कि मंगलवार के दिन। जब आज रविवार है और परसों मेरा जन्मदिन है यानी कि मेरा जन्मदिन मंगलवार को, ठीक है, परसों मेरा जन्मदिन है आने वाले, तो आज रविवार है यानी परसों क्या होगा? मंगलवार। तो अगले सप्ताह उसी दिन को त्यौहार है यानी कि मंगलवार को ही त्यौहार होगा। परसों मेरा जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन यानी जन्मदिन के दिन ही यानी मंगलवार के दिन ही त्यौहार होगा। त्यौहार के ठीक बाद का दिन कौन होगा? तो मंगलवार के ठीक बाद का दिन क्या होगा? बुधवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वही है आपका स्टेटमेंट और एजप्शन का क्वेश्चन है। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा की है। जो भी सूखा प्रभावित राज्य है, क्षेत्र है, उसके लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा किया है कि काम ज्यादा करिए उसके बदले में आपको अनाज मिलेगा। अब इससे क्या एजप्शन बनता है, क्या संभावना है कि इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि होगा, पर्याप्त धन होगा, तभी तो ऐसा घोषणा किया है ना सरकार, है ना। इस बात का जो विरोध करे वह गलत होगा। केवल हो सकता है कि इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम एक दिन का खाना मिल जाए, अनाज मिल रहा है, तो इसके पीछे यही एजप्शन होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला गया है यहाँ पे गुणाकार प्लस, मैथमेटिकल ऑपरेशन से यह क्वेश्चन है। इसमें जिस सिंबल को जो बनाया गया है आप बनाते चलिए। गुणाकार प्लस है तो जहां गुना है वहां पे क्या करिएगा? प्लस करिएगा। आगे देखिए माइनस का अर्थ गुना है, जहां माइनस है वहां क्या करिएगा? गुना करिएगा। प्लस का अर्थ भाग है, जहां प्लस है वहां पे क्या करिएगा? भाग करिएगा। और भाग का अर्थ माइनस है, जहां भाग है वहां पे आप माइनस करिएगा। चिन्ह बदल लीजिए, जिस तरीके से यहाँ बोला गया उस तरीके से चिन्ह बदल लीजिए। गुना का अर्थ प्लस, तो जहां गुना है वहां पे जहां भी गुना है वहां प्लस कर लीजिए। प्लस का अर्थ भाग, जहां भी प्लस है वहां भाग कर लीजिए। माइनस का अर्थ गुना, जहां माइनस है वहां पे क्या करिएगा? माइनस का अर्थ माइनस है वहां पे हम गुना कर लेंगे। गुना का अर्थ भाग, जहां गुना है वहां पे हम क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। सॉरी, माइनस का अर्थ गुना, जहां माइनस है वहां पे क्या करना है? माइनस के स्थान पर गुना करना है, ठीक है। और भाग का अर्थ माइनस है, जहां भाग है वहां पे क्या करना है? माइनस करना है। तो जिस तरीके से बोला गया है हम चिन्हों को बदल लिए हैं। अब बोर्ड मास के हिसाब से कैलकुलेशन करिए। तो 8 + 7 गुना 8 भागा 40, तो पहले हम इसी का क्रिया करेंगे। 8 + 7 गुना 8, भाग है तो पहले भाग का क्रिया, भाग का मतलब क्या होता है? बट्टा 40 और माइनस का कितना? 2। सोल्व करिए इसको। 8 पंचे क्या हो जाएगा? 40। तो आगे क्या बचा हमारे पास? 8 + 7 गुना कुछ नहीं है तो 1/5 और -2। अब भिन्न का घटाव करिए। 8 पंचे 40, 7 47 में से 10 माइनस करेंगे 37, 37/5, 37/5 यानी कि 7.2/5 आपका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 8 पंचे 40, 7 47, 5 गुना 10, 47 में से 10 माइनस करेंगे 37, 37/5 के लिए हम विकल्प भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि चेयर के अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला कहने का मतलब जब आप ABCD लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से लिखे ABCDE, तो आप देखो कि B और E के बीच में कितना अक्षर है? 2 अक्षर है। तो हमें यही बताना है कि इसमें अक्षरों का ऐसा कितना समूह है जिसके बीच में उतना ही दूरी है। जैसे बी और ई के बीच में कितना लेटर है? 2 लेटर, तो यहाँ भी 2 ही लेटर है। ऐसे कितने अक्षर है यह आपको बताना है जिनके बीच में उतनी ही दूरी है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं देखिए, जब आंसर करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ABCD को आपको पढ़ना है। शुरुआत करिए, यहाँ पे C है तो C से, CDEFGH कोई मैच नहीं किया। HIJKL कोई मैच नहीं किया। अगले लेटर को लीजिए ABCD
मैच नहीं किया, आई जे के नहीं, आर एस, आर के बाद एस, वैसे भी आर और एस अंग्रेजी अल्फाबेट लिखिएगा, पी क्यू आर एस, आर और एस के बीच में एक भी लेटर नहीं, यहाँ भी आर और एस के बीच में एक भी लेटर नहीं है, तो एक तो आपका मैच कर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे कोई है नहीं तो फिर रिवर्स में भी काउंट करेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, आर एस टी यू भी नहीं है, आई जे के नहीं है, ए बी सी, देखिए ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अंग्रेजी अल्फाबेट में भी एक ही लेटर है, यहाँ भी ए और सी के बीच में एक ही लेटर है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कितना जोड़ा बना, 2 जोड़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। बस ए बी सी डी पढ़ देना है, आंसर आपका निकल जाएगा, जितना बार मैच कर गया वही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, बोला है एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग में सचिन और अंजलि एक दूसरे से बात कर रहे थे। सचिन और अंजलि एक दूसरे से बात करें, इसका मतलब सचिन का चेहरा अंजलि के सामने, अंजलि का चेहरा सचिन के सामने, एक दूसरे के अपोजिट में चेहरा होगा। अब आगे बोला है यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर, देखो आपको क्या करना है ना कि जिस व्यक्ति के बाएं या दाएं छाया बने आप उस व्यक्ति का नाम लिखिएगा। तो सचिन के बाएं दाएं छाया बन रहा है तो हम नाम किसका लिखेंगे, सचिन का। हमेशा आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति के बाएं या दाएं छाया बने, छाया किसी का बने उससे दिक्कत नहीं है, हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके बाएं या दाएं छाया बना हो। तो सचिन के बाईं ओर छाया बना है तो हम नाम किसका लिखेंगे, सचिन का। इसके बाद हमें सूरज की स्थिति लिखना है, व्यक्ति का नाम लिखने के बाद सूरज की स्थिति, तो सूर्यास्त है तो सूरज तो पश्चिम में होगा, सूरज किधर होगा, पश्चिम में होगा, तो हम पश्चिम लिखेंगे। इसके बाद देखिए एक काम और करना है, छाया कहाँ पे बना है, बाईं ओर, छाया कहाँ पे बना है, बाईं ओर बना है तो बाएं लिखेंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले क्या लिखना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके बाएं दाएं छाया बने। सचिन के बाएं दाएं छाया बना तो हम सचिन का नाम लिखे, चाहे छाया किसी का भी बने। उसके बाद सूरज की स्थिति, तो सूर्यास्त है तो सूरज पश्चिम में होगा, सूर्योदय बोलेगा तो सूरज पूरब में होगा। यही दो सूरज की स्थिति होती है, या तो सूरज पूरब में होगा या पश्चिम में होगा। सूर्योदय बोलता तो पूरब, सूर्यास्त बोला है तो पश्चिम, और छाया बनाए किस ओर, बाईं ओर, तो बाएं लिखिए। यानी सचिन का चेहरा क्लियर हो गया, पश्चिम के बाएं में होगा। सचिन का चेहरा कहाँ पे होगा, पश्चिम के बाएं। जैसे देख लीजिए इस दिशा में दाहिने हाथ की तरफ पूरब होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। और बाएं दाएं में क्या होता है कि अगर बाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, यह दाएं में, या कैसे चलेंगे, दाएं चलना होगा तो हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, और बाएं चलना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पश्चिम के बाएं, तो पश्चिम से बाएं चलना है यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा। कहाँ पहुंच जाएंगे, दक्षिण में, यानी दक्षिण में किसका चेहरा होगा, सचिन का चेहरा। पश्चिम के बाएं, तो पश्चिम से बाएं चलिए, बाएं हाथ की तरफ चलिए, यानी पश्चिम से एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टा, यह तो घड़ी का उल्टा ही है ना, तो कहाँ पहुंचेगा, दक्षिण में, यानी सचिन का चेहरा कहाँ होगा, दक्षिण में। क्या पूछा गया है कि सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, दक्षिण, तो हमारा आंसर विकल्प भी होगा। लेकिन अंजलि का पूछा जाए तो चूंकि सचिन का दक्षिण है तो अंजलि का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अंजलि का पूछा जाएगा उत्तर, सचिन का यहाँ पे पूछा गया है तो दक्षिण आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह ब्लड रिलेशन से है, लेकिन यह क्वेश्चन आपका कोडेड रिलेशन के फॉर्म में है, और हमने ब्लड रिलेशन का बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट दिया है। आप उस वीडियो को देखिएगा, ब्लड रिलेशन पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तीनों ही फॉर्म, कोडेड रिलेशन होता है, पॉइंटिंग फॉर्म होता है जिसमें एक दूसरे की ओर इशारा करके बोला जाता है, और तीसरा जो पजल फॉर्म होता है कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है। तीनों ही फॉर्म को हमने वहाँ पे क्लियर किया है। बोला यहाँ पे पी गुने क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन, पी गुना क्यू का अर्थ पी क्यू की बहन, यानी गुना का अर्थ यहाँ पे क्या बोला गया है, बहन बोला गया है, ठीक है। चलिए हम लिख लेते हैं आगे। प्लस का अर्थ है पिता, प्लस का मतलब क्या दिया गया है, यहाँ पे पिता दिया गया है। चलिए ठीक लिख देते हैं आगे। और माइनस का अर्थ माँ, माइनस का अर्थ क्या है, माँ है। क्लियर हो गया। चलिए रिलेशन को कोडिंग फॉर्म में बस दे दिया गया है कि भाई जहाँ पे गुना लिखा रहे आप समझ जाइए कि बहन है, प्लस लिखा रहे मतलब कि पिता है, यानी पहले वाला दूसरा का पिता है, और माइनस लिखा रहे यानी पहले वाला दूसरा का क्या है, माँ है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एस टी की चाची। हमें क्या ढूंढना है कि किसका अर्थ है एस टी की चाची। अब चाची का मतलब यह होगा कि एस जो होगा वह तो महिला होगा, एस क्या होगा, महिला। तो एस के साथ अगर किसी ऑप्शन में प्लस लगा हुआ है तो उस ऑप्शन को हटा दीजिए, क्योंकि प्लस एस को क्या बना देगा, पिता बना देगा, और पिता किसी का भी हो वह तो पुरुष ही होगा, और पुरुष कभी किसी का चाची नहीं हो सकता है। तो एस के साथ यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यह ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्लस एस को पिता बना देगा, और किसी का भी पिता होगा वह कभी किसी का चाची नहीं हो सकता। अगर महिला होती तो संभावना था कि किसी की चाची हो जाती। और आगे देखिए इसके साथ और इस ऑप्शन में भी प्लस लगा हुआ है तो यह ऑप्शन भी हमारा
आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बनाना है एस को टी की चाची। तो यह चाची नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाद प्लस है, प्लस यह इसको पिता बना देगा, मतलब पुरुष बना देगा, और पुरुष कभी किसी का चाची नहीं हो सकता है। अब गुना है यानी बहन होगा, तो किसी की बहन है तो वह किसी की चाची हो सकती है। इसके साथ यहाँ पे गुना है तो यह बहन होगी, तो किसी की गुना का मतलब बहन होता है, तो यह बहन है तो किसी की चाची भी हो सकती है। लेकिन भाई अगर होता तब वह किसी की चाची नहीं होती। तो जिन विकल्प को हम हटा सकते हैं उसको हटा दिए। बाकी के लिए फैमिली ट्री बनाइए। अब एस गुना एम, गुना का मतलब बहन, तो एस एम की बहन है तो एस और एम दोनों को साथ में रखिए। एस बहन है तो बहन को सर्कल में। एम प्लस टी, एम का मतलब प्लस का मतलब होता है पिता, एम पिता है किसका, टी का, तो एम ऊपर रहेगा टी नीचे रहेगा। अब इसका मतलब देखिए तो क्या एस टी की चाची है, नहीं, टी के पिता की बहन है यानी बुआ है, तो यह विकल्प भी हमारा आंसर नहीं हुआ, इसका फैमिली ट्री यहाँ पे बना दिए। अब विकल्प डी को चेक करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, एस टी की चाची है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आंसर क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अब एस गुना एम, गुना का मतलब बहन, तो एस एम की बहन है, चलिए ठीक है। आगे सर्कल में हम लोग महिला को रखते हैं और ट्रायंगल से हम लोग पुरुष को दर्शाते हैं। एम प्लस आर, प्लस का मतलब पिता, एम पिता है आर का, पिता यानी पुरुष है, किसका पिता है, आर का। आर माइनस टी, आर माँ है, आर माइनस टी, माइनस का मतलब माँ, तो आर माँ है किसका, टी का। अब देख लीजिए क्या इसमें एस टी की चाची होगी, टी के 2 जनरेशन ऊपर है तो एस टी की चाची नहीं हो सकती, चाची हमेशा 1 जनरेशन ऊपर होगा, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर हम चुनेंगे, विकल्प ई हम लोग अपना आंसर चुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दीपक ने नितिन से कहा, पॉइंटिंग फॉर्म का यह क्वेश्चन है, फोटो की तरफ इशारा करे, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए उसका परिचय कराए, तो यह क्वेश्चन आपका पॉइंटिंग फॉर्म का कहलाता है। बोला दीपक नितिन से क्या कहा कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी यानी कि माता, पिता की पत्नी यानी माता के पुत्री, माता के पुत्री यानी बहन के 2 भाइयों में से छोटा है, बहन के 2 भाई में से छोटा है यानी कि भाई है ना, बहन के 2 भाई यानी कि भाई में से छोटा यानी भाई है। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, भाई। चूंकि बोला है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री, पिता के पत्नी यानी माता की पुत्री यानी कि बहन, बहन का भाई यानी कि इसका क्या हो जाएगा, भाई। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का क्या है, इसका भाई है। यहाँ पे हमें चुनना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए क्या किया गया है, आप इस दोनों को गुना करिए, 8 सते 56। अब इसमें भाग करिए इसके अंतर से, तो 12 और 10 में अंतर कितना का, 2 का, 28, तो 56/2 28 और प्लस 6 34, इसका वैल्यू आ गया। सेम केस यहाँ पे इस दोनों को गुना करिए, 9 सते 63, भाग करिए इसके अंतर से, 32 और 23 में अंतर 9 का, प्लस करिए 6, 63/9 7 7 और 6 13 आ गया। सेम काम यहाँ पे करिए, 10 गुने 9 करिए 90, भाग करिए इसके अंतर से, 34 43 में 9 का अंतर, 9 से प्लस करिए 6, 9 से भाग करेंगे 10 10 और 6 16, आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। इस पैटर्न को बस हमें समझना था कि किस तरीके से आगे बढ़ाया गया है, उसी तरह से हम लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। हैंड कव यहाँ पे SZMW लिखा गया है। वास्तव में देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या किया गया है कि हमें यह बताना है कि किस तरीके से कोड किया गया है। तो H का उल्टा S होता है, A का उल्टा Z, N का उल्टा M, D का उल्टा W, ठीक है। अपोजिट लेटर से कोडिंग किया गया है, तो उसी तरह से अपोजिट कर दीजिए। M का उल्टा लेटर N, I का उल्टा होता है R, L का उल्टा होता है A और K का उल्टा होता है P। इसमें कुछ कोडिंग है जिसको आपको याद रखना है, जैसे सर्ट जी, SHIRT, सर्ट जी। इसके अलावा P के मैंने जो किया, DWCX, और इसके अलावा है उफ बाई लव। इससे सब का सब आपको याद हो जाएगा। यहाँ जो भी पेयर, जितना भी सेंटेंस लिखा गया है उसका प्रत्येक पेयर एक दूसरे का उल्टा है। जैसे SH, S का उल्टा H, H का उल्टा S, I का उल्टा R, R का उल्टा I, T का उल्टा G, G का उल्टा T। इसको अलग अलग भी है। HS हाई स्कूल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। HS यानी हाई स्कूल होता है, तो H का उल्टा S, S का उल्टा H। IR इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, I का उल्टा R, R का उल्टा I। TG या GT रोड, GT रोड होता है, तो G का उल्टा T, T का उल्टा G। उसी तरह से P के सिनेमा भी देखे होंगे आप, P का उल्टा K, K का उल्टा P। मैंने, M का उल्टा N, N का उल्टा M, J का उल्टा Q, D का उल्टा W, W का उल्टा D, C का उल्टा X, X का उल्टा C। उसी तरीके से U का उल्टा F, F का उल्टा U, B का उल्टा Y, Y का उल्टा B, L का उल्टा O, O का उल्टा L, V का उल्टा E और E का उल्टा V। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डाटा देख के समझ में आ गया कि अपोजिट लेटर से कोडिंग किया गया था, तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग अपोजिट लेटर से कोडिंग कर दी, हमारा आंसर आ गया। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन आज के सेट में हम लोग देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यह है। आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले दिन पुनः इसी तरह से अगले सेट के साथ, मैथ और रीजनिंग दोनों के सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।